जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। नए वक्फ कानून को लेकर देश भर में जारी सियासी गर्माहट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस कानून के खिलाफ AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेताओं ने और कई मुस्लिम संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने अब तक इस मामले में 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, यानी लिस्ट किया है। हालांकि 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, क्योंकि बीजेपी शासित 6 राज्यों की भी सरकारों की ओर से याचिका इस नए कानून के समर्थन में दाखिल की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाओं को लेकर सुनवाई होनी है। आज दलीलें रखी जाएंगी इन याचिकाओं को लेकर, जो कि लिस्ट की गई हैं। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 याचिकाओं को लिस्ट किया है, जिन पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। वक्फ संशोधन कानून का विरोध देश भर में किया जा रहा है। कई धार्मिक संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं इसका विरोध कर रही हैं, और कई पार्टियों के सांसदों की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। तो महत्वपूर्ण आज का यह दिन रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जाता है, क्योंकि दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। क्योंकि इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से याचिका दी गई है, RJD के सांसद मनोज झा की ओर से याचिका दी गई है। इसके अलावा भी कई राजनीतिक पार्टियों की ओर से इसके खिलाफ याचिका दी गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से अमनतुल्ला खान ने याचिका दी है। तो वक्फ पर संसद में पहले बिल पारित हुआ 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, और उसके बाद 8 अप्रैल से इसकी अधिसूचना जारी हो गई और यह कानून का रूप ले चुका है। लेकिन देश भर में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए कई संगठन अभियान भी चला रहे हैं। AIMPLB की ओर से 87 दिन का अभियान चल रहा है। वक्फ बचाव आंदोलन इसका नाम रखा गया है। 11 अप्रैल से यह शुरू हुआ, 7 जुलाई तक चलेगा। तो विरोध एक तरफ इस कानून का किया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि मनमानी वक्फ बोर्ड की रुकेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में लगी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। कई याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने कई याचिकाकर्ता और उनके वकीलों से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आप सुनिए। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, और अलग अलग याचिकाएं लगाई गई हैं। कहा जा रहा है कि 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं लग गई हैं जो विरोध में हैं, और कुछ याचिकाएं जो हैं वो ऐसी भी लगाई गई हैं जो इसका समर्थन करी। कुछ स्टेट ने याचिका लगाई है। फिलहाल हमारे साथ गुलामे मुस्तफ़ा बरेली से जो याचिका लगाई गई है उसके सदस्य और वकील मौजूद हैं। तहा खान साहब, तहा जी, ये जो याचिका आपने लगाई है क्या प्ली दिया? ये जो याचिका लगाई गई है ये मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तरफ से लगाई गई है, जो 100 साल पुराना मरकज़ है। इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त ये है कि ये जो नया अमेंडमेंट लाया गया है इसको स्टे किया जाए फ़िलहाल के लिए, इमीडिएट इफेक्ट के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। ये मुस्लिम्स के जो पर्सनल राइट्स है टू रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 300, ये सबसे टकराता है आकर। जो मुस्लिमों की अपनी संपत्तियों को देखना, अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस करने के राइट से ये टकरा रहा है और ये उसको रोकता है। तो हमारी याचिका इसी के खिलाफ है कि इसको रोका जाए और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है उसके पक्ष में भी कई स्टेट्स ने आगे आके, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी लोग ने याचिका लगाई कि इसके समर्थन में याचिका लगाई गई। उनका कहना है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है, ये देखिए कि जो करंट गवर्नमेंट है ये उन्हीं के एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए उन्हीं की स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट में आ रही है, और ठीक है ये उनका भी अधिकार है, वो आके सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है, तो वो भी करे। जिसका डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट का करना है। आप लोग की मांगे कि स्टे लगाया जाए इसका फिलहाल के लिए इमीडिएट इफेक्ट पे। जैसे कि आप इससे पहले देख रहे थे कि आपने सुना कि यूपी में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, MP में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो इतनी जल्दबाजी किस बात की? जब ऐसी कार्रवाइयाँ होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी मांग यही होगी कि फिलहाल इसमें स्टे हो, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी माननीय उच्च न्यायालय के पास है। क्या क्यों लगता है आप लोगों को ये स्टे होना चाहिए? कहा जा रहा है इससे ट्रांसपेरेंसी आ रही है,
जो वक्त की ज़मीन है वो इधर उधर नहीं होगी, उस पर कोई लूट खसोट नहीं हो पाएगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ऐसा है, जब ये वक्फ बिल आया तो हमारी कम्युनिटी के तमाम जो विद्वान, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हुए लोगों ने इस सब चीज़ का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पूरी कम्युनिटी जो इन संस्थानों से रिलेटिव है उसने बिल इत्तेफाक ये फैसला किया है कि ये बिल हमारे हितों की रक्षा नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं इसमें मुदाखलत करने का पूरा अंदेशा है। अब जब मुदाखलत होगी तो जाहिर बात वो अमलाक, पावर, ताकत जिसकी सरकार होगी वो अपना उसी तरह से उसको खुर्द-बुर्द करेगा। आप लोग गुलाम मुस्तफ़ा बरेली की तरफ से, आप रज़ाए मुस्तफ़ा बरेली की तरफ से, आप सर? हम ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलमा बॉम्बे की तरफ से। अच्छा, आप लोग, आपका क्या, हमारे भी पिटीशन दायर है। आपने क्या लगाया है अपने? बस भाई साहब जो कह रहे हैं कि भाई इसमें स्टे लगे। अब स्टे लगना इसलिए ज़रूरी है कि अभी पास हुआ है और कार्रवाई की मतलब जो है ना योगी जी ने दिए गए, इसमें क्या परेशानी, किस क्लॉज से आप लोगों को परेशानी आ गई? संशोधन लाए गए इसमें कहा गया कि 5 साल मुसलमान दिखना चाहिए आपको, 5 साल का मुसलमान दिखना चाहिए। वो जब जो 50 साल से मुसलमान है उसको अपने आप को साबित करने के लिए 5 साल और वक्त देना पड़ेगा, तब वह उसकी चीज़ें मतलब शामिल की जाएंगी। अमित शाह ने और किरण रिजिजू दोनों ने अलग अलग बयान दिए मतलब पार्लियामेंट में। वो कह रहे हैं कि किसी भी गैर मुस्लिम को, अमित शाह कह रहे हैं किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा, और उधर किरण रिजिजू कह रहे हैं कि इसमें मतलब जो है ना आपके अफगानी भी होंगे, बोहरा भी होंगे, शिया भी होंगे, और दो अलग इस पर एतराज है आप? और भी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पर एतराज, बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ात हैं। और बिल में जितने भी बिल में जो चीज़ पास हुई सारी चीज़ें एतराज़ात की हैं। अलावा धोखाधड़ी है, मुसलमानों के साथ फरेब किया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ फरेब किया जा रहा है। सर आप देखिए इसमें ये कहा गया कि मतलब वक्फ बाय यूज़र का सजेशन भी गया, उसमें नीतीश कुमार की तरफ से भी गया कि 2025 से पहले जो एज इट इज़ उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन ये इन्होंने उसको माना नहीं, सारी चीज़ें। अब गेंद जो है वो कोर्ट के पाले में, आज इस पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता अलग अलग हैं, आप देखिए एक साथ कई याचिकाएं लगाई गई विरोध में, समर्थन में भी याचिकाएं लगी हैं, और देखना ये होगा कि आज उच्चतम न्यायालय इस लगी हुए तमाम याचिकाओं पर क्या निर्णय देता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। वक्फ कानून को लेकर अलग अलग तर्क लोगों की ओर से दिए जा रहे हैं और पक्ष विपक्ष में लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम लोग चाहते हैं जस्टिस, क्योंकि जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, औकाफ अमेंडमेंट जो किए हैं, सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं किए हैं। जो संविधान का जो बहुत आर्टिकल के ऊपर भी अटैक हुए हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो युक्त राष्ट्र परिकाठन है, उसके भी ऊपर ये लोग हाथ डाले हैं। हम चाहते हैं देश के सर्वोच्च हाईएस्ट कोर्ट में हम लोग आए हैं, हम विचार के लिए, हमारा हक के लिए, देश के संविधान के लिए, जो स्टेट का जो पावर है उसको बरकरार रखने के लिए। देखिए, हमारी मांगे बड़ी सिंपल है। ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए ये गाइड है, इसी के तहत हम सबको चलना है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, वो इसको नहीं मानती, और इसी का नतीजा ये हुआ कि ऐसे ऐसे कानून बदलने की कोशिश की जा रही है जो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। अगर कहीं पे भी न्याय मिलेगी वो सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिलेगी, और बहुत उम्मीद के साथ हिंदुस्तान के लोग सुप्रीम कोर्ट पे नजर टिकाए हुए हैं। वक्फ बिल जब गवर्नमेंट लाई तो उसमें कुछ ऐसी खराबियां हैं कि जिसका लीगल सेल ने अध्ययन करने के बाद ये पाया कि गवर्नमेंट की मंशा इन वक्फ अमलाक को सुरक्षित रखने की कम इन पर कब्जा करने की ज्यादा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में आए, हमारी लीगल सेल तमाम वकला उसमें लगे हुए हैं। आज वो पटिशन नंबर पर है, इंशाल्लाह उसमें बहस होगी और न्याय और फैसला हम लोगों के हक में होगा। तो हर कोई दलील दे रहा है कि उनके हक में फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की ओर, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रजनीश सिन्हा इस वक्त संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, संजीव उनियाल जी हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है। रजनीश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्या हलचल है? दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होनी है।
बिल्कुल, देखिए 2 बजे से सुनवाई शुरू होनी है और सभी को सुनवाई का इंतजार है। कई याचिकाकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिन लोगों ने विरोध में याचिका किया है वो भी पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों का समर्थन में, कुछ स्टेट ने यहाँ पर समर्थन में याचिकाएं दी हैं कि कैसे इस पर सुनवाई होनी चाहिए, क्यों इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, और साथ में जो सरकार ने केवियट दाखिल किया है कि नहीं, इसमें दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। तो इन तमाम बातों का जो ध्यान है वो रखा जाएगा और कोशिश ये होगी कि जब सुनवाई हो तो जो भी याचिकाकर्ता यहाँ पर है वो चाह रहे हैं कि वो कोर्ट के अंदर हो। तो फिलहाल सभी लोग कोर्ट के अंदर गए हैं और थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं लगी हुई हैं। उनका कहना है कि जो समानता का अधिकार है या जो धार्मिक अधिकार है जो हमें संविधान में दिया हुआ है उसका हनन हो रहा है। और इस पर तत्काल भी मैं जब बात कर रहा था यहाँ पर कुछ याचिकाकर्ताओं से जो पिटिशनर थे, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट से इसे रोक दिया जाना चाहिए। जबकि सरकार कह रही है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसे रोका जाना चाहिए। इसमें तमाम जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वह सहूलियत के लिए बनाई गई हैं। जी बिल्कुल, अपना अपना पक्ष आज रखा जाएगा, दलीलें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। सैयद जवाद साहब, सियासत इस मामले पर खूब हो रही है और प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो कानून है वो किस तरह से जब ये बन चुका है, लागू हो चुका है, इस पर स्टे लगाने की मांग हो रही है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बेसिकली जो अब तक सरकार का रवैया रहा और खास तौर से अकलियतों के पीछे, कभी कुत्ते का बच्चा खासतौर से अकलियतों को कहा गया, उसके बाद अभी पंचा साटने वाला कहा गया, उसके बाद एक पूरा तमाम नैरेटिव 2014 के बाद से अकलियतों के खिलाफ चल रहा है। और मुझे ये लगता है कि इस वक्त सरकार ने खुली मंशा के तौर और चंद उद्योगपतियों के लिए, बिल्कुल उन उद्योगपतियों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड की जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं, प्रीमियम लैंड हैं, उनके ऊपर उनकी नजर है, वो चंद उद्योगपति मित्रों की तरफ जाएंगी, बेची जाएंगी। और इसीलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे आर्टिकल 25 हो गया, 28 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, इसका खुला वायलेशन, खुला। और अब तक का जितनी तारीख रही है हिंदुस्तान की तारीख में, ऐसा कोई नादानी वाला, ऐसा कोई बगैर इल्म वाला जो है वो बिल ही सामने नहीं आया। मतलब आप सोचिए, वक्फ बोर्ड की एक उसमें प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो लोग कब्जा कर लेते थे उनके लिए नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होता था, उनको आसानी से जमानत नहीं मिलती थी। अब इस प्रावधान में आपने क्या कर दिया, अगर आप वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर लेंगे या कल को उनियाल साहब ने कब्जा कर लिया तो उनको इजीली बेल मिल जाएगी, इजीली आसानी से बेल मिल जाएगी। तो ये बताइए, ये कानून को मजबूत करने वाला है या कानून को कमजोर करने वाला है? ये तो हम देखिए। आपको कई तरह की आशंकाएं हैं। संजीव जी भी हमारे साथ है। संजीव जी, ये जो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और इस कानून के जरिए प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? आपने भी बिल पढ़ा होगा। देखिए, जो लोग कब्जा कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे अननेसेसरीली, इशारा करने के बाद ताजमहल को बता देते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है, इंडिया गेट को बता देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी है, राज्यसभा लोकसभा की बिल्डिंग को बता देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी है। उनको अगर कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के कॉन्स्टिट्यूशनली नए उसके दायरे में ला रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? मुझे लगता है कि इसकी सख्त जरूरत है। पहले भी 1985 में भी अमेंडमेंट्स हुए, इसमें और पावर दी गई थी वक्फ को। दोबारा से अगर अमेंडमेंट हो रहा है, कांग्रेस सरकार ने तो 98 टाइम्स जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं। तो मैं 3-4 बातें आपको बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की मनमानी की वजह से इनको पता नहीं, मेरे भाई को, कि सिर्फ 93% मुस्लिम्स जो हैं वो नुकसान भुगत रहे थे उसका। सिर्फ 7% मुस्लिम्स जो हाई पोस्टों पे थे, जब दमदार व्यक्ति थे, उन्होंने अपने अंडर पूरे वक्फ बोर्ड को ले रखा था। जिस वक्फ बोर्ड की 12 से 13 करोड़ रिटर्न आने चाहिए थे, वो 1.35 करोड़ रिटर्न में टिमटिमा रही थी। आप देखिए कितने बड़े वंचित मुसलमान रह गए बेचारे, जिनको कि किसी तरह का फायदा नहीं हो पाया वक्फ की प्रॉपर्टी होने के बाद। कितने आपने बताइए कि पाठशालाएं बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने हॉस्पिटल्स बनाए। कोई चैरिटी का काम जिसकी वजह से चैरिटी के कारण वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दी जाती थी, कोई चैरिटी नहीं की। और जब तक कि आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं, आप किसको कैसे दे सकते हो? उसको हराम माना जाता है। कुरान में हराम माना जाता है कि जो चीज आपके पास नहीं है, अगर वो डिस्प्यूटेड है, उसको आपने चैरिटी के लिए दिया, वो चैरिटी के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रश्न है। पर आप चैरिटी के लिए कोई चीज दे रहे हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है।
और आप चौड़ा होकर सीना चौड़ी कर रहे हैं। तो जब तक इस तरह की चीजों पर बिल्कुल, बंदिश बोर्ड नहीं की लगाई जाएगी, जो मनमानी चल रही थी और जो जो कि असीमित इस अधिकार सरकार ने मिले किया थे है, उसी बधाई को की लेकर बात जो है। शिकायतें आ रही थी उसके बाद ही विश्लेषण किया गया और उसके बाद ये कानून बना है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि पक्ष विपक्ष में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई हैं, 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। पहले वो सुनते हैं। You will recall some time back when 3 farmer laws were passed against the will of the people, against widespread protest by countrywide farmers, and then still, because of the numbers that they have, they could get the bills passed. 3 acts were brought into operation, and soon thereafter there was countrywide agitation. Several farmers lost their lives. Agitation was prolonged for months and months, and consequently the government withdrew the acts. I think that should not be a part 2 of the same thing now on a Waqf Act. होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्ज़ा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए, ना हम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सारी पार्टियों में विपक्ष के होड़ लगी हुई पिटीशंस की, अभी एक ने डाल दिया था तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट वही फैसला करती, लेकिन ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि 20 पिटीशंस दाखिल की गई। कांग्रेस पार्टी के अगर इमरान मसूद ने भी दाखिल किया तो दूसरे भी सांसद ने दाखिल कर दिया, ओवैसी ने भी कर दिया, तो होड़ लगी हुई है मतलब हर पार्टियों में। तो इससे साफ है कि ये कोई उस कानून के ख़िलाफ़ नहीं गए हैं, उन अल्पसंख्यक मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक समझ करके उनको दिखा रहे हैं कि हम आपकी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये होड़ लगी हुई है कांग्रेस में, सपा में। अब कौन से स्टेक होल्डर मनोज झा हैं, मतलब लालू और तेजस्वी की पार्टी के जो मनोज झा राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी एक पिटीशन कर रखा है। तो जो स्टेक होल्डर्स नहीं भी हैं, तो इससे साफ है कि वो सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए किस पे फैसला होगा। कानून बनाने का काम भारत की पार्लियामेंट को है, हमेशा ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एक तरफ जगदम्बिका पाल की ओर से कहा गया है कि याचिका दाखिल करने की होड़ मच गई है विपक्ष में, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता महमतुल्लाह खान ने भी याचिका दाखिल की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइम लोकेशन की और जो वक्फ की जो ज़मीन है उनको कब्जा करना है और गांव-गांव पूरे शहरों में इसके ज़रिए जो है आपस में फसाद कराना, झगड़ा कराना, ये एक मकसद है। जिस तरह से कानून लेकर आए हैं वो तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। सर आप भी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, पहले भी सुनने में आता रहा है कि जो बोर्ड से जुड़े लोग हैं ज़्यादातर उन्हीं से जुड़े लोगों के कब्जे जो हैं इन संपत्तियों पर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए बहुत सारे जैसे दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने 298 प्रॉपर्टीज़ का किराएदारी मैंने कराई थी और बाकी इन लोगों ने मुझे करनी नहीं दी। 2200 कुछ किराएदार ऐसे हैं, 2228 किराएदार जो ये इन लोगों ने नहीं करने दिया, तमाम एजेंसियाँ पीछे लग गई और हमने तो वेलफेयर के काम किए वहाँ। हम तो बेवाओं की पेंशन भी देते थे, गरीबों की मदद भी करते थे, लोगों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए। दिल्ली दंगों में हमने काम किया और जहाँ जहाँ ज़रूरत समझी और ना हमने मज़हब देखा, हमने तो हर किसी, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, सबकी हमने वहाँ मदद की। और मैंने वहाँ रहते हुए ये महसूस किया कि जब मैं वहाँ था तो उस वक्त मैंने एक भी, जैसे 123 प्रॉपर्टी है, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सारी अपने कब्जे में ले लिया था, तो मैं वहाँ था तो मैंने उसको चैलेंज किया और वो सारी ज़मीनें वापस मिली। वो नोटिफिकेशन उनका रद्द हुआ और सारी ज़मीनें वापस मिली। कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना कि जो
एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो वक्फ का था और वक्फ का ही रहेगा। और अगर आप मानिए जिस तरह का अब ये बोर्ड बना रहे हैं, जिस तरह इनके लोग हैं, अगर बीजेपी का आदमी वहाँ बैठा होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको चैलेंज करेगा। और उसी के बाद जब मैं वहाँ से आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल उस पर आया, तो शाही ईदगाह का जब मसला आया तो उसके सामने का पार्क वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है और जो डिविजनल कमिश्नर है, उसने जो एफिडेविट दिया कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। ऐसी नखुंजी एक मस्जिद है उसके अंदर महरौली के अंदर, उस पर इन्होंने एफिडेविट दिया। कई सारे पार्क हैं और कोर्ट में चलते हुए जैसे लाल मस्जिद के पीछे का इलाका है, वहाँ पर एक पूरी बिल्डिंग इन्होंने बना दी, जबकि वो डिविजनल उसमें जबकि वो चल रहा है, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है आज भी, और वो ले लिया। अब 123 प्रॉपर्टी है, ये एक बड़ा मसला है, इसको ये सरकार कब्जा करना चाहती है। और इसी तरह से पूरे मुल्क के अंदर न जाने कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, जो वक्फ बाय यूजर हैं, तो उसके अंदर विवाद पैदा करके ये लोग कब्जा करेंगे और कोई मकसद इनका नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ तो इसी पर हम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा करेंगे। सैयद जवाद साहब, आपको क्यों लगता है, सरकार की मंशा पर आपको संदेह क्यों है? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जो मनमानी चल रही थी या फिर जो स्ट्रक्चर था इस बोर्ड का, उसको हमने सुधारने की कोशिश की है। वंदना, देखिए क्या है, सरकार ने जिस जिस चीज को हाथ लगाया उसको खराब ही करा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो उद्योगपतियों के लिए काम करने वाला रहा है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से नोटबंदी करी थी, क्या कहा गया था इस देश के अंदर कि हमने मास्टर मार दी, आतंकवाद की कमर तोड़ दी, काला धन लेकर के आएंगे। कितना काला धन आया आज तक नहीं पता चला, और उसके बाद आज तक आतंकवाद की कमर है। जीएसटी नाफिज करी, उसके बाद कहा गया कि हमने बहुत बड़ी चोट कर दी है, करप्शन के खिलाफ है, चीजें हैं। फिर आपको पता है जीएसटी की बात से जवाद साहब, लेकिन ये जो कानून बना है इसका तो बहुत से मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। अलाउ मी टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। जी बोलिए बोलिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हम जो है चंदा लेने का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो लेकर के आ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। कितना बड़ा देश के साथ धोखा और पार्टियों के साथ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। अब आप सोचिए कि कैसे सरकार किसी कानून बिल कोरोना के अंदर ले आई, पास करवा लिया, एजुकेशन हुआ, 650 किसान शहीद हो गए, उसके बाद वापस ले लिया। और उसी के बीच आप देखिए अभी तक जो जनगणना है उसके आंकड़े जारी नहीं करे सरकार ने। कर देते, अभी तक नहीं हुई जनगणना के आंकड़े जारी, और वो कोरोना का बहाना देके। लेकिन वक्फ बोर्ड का, वक्फ बिल का जो है तरमीमी लेकर के आगे क्यों लेकर के आए? किसी ने आपसे मांगा, किसी ने आपसे कहा कि इसमें तरमीम करी जाए, और तो और आप वक्फ बाय यूजर ही खत्म कर दे रहे हैं। मतलब हैरत की बात है, ऐसा बोगस, ऐसा जाहिलों वाला जो बिल लेकर के सरकार आई, आज तक ऐसा बिल ही नहीं देखा किसी ने। ठीक है, थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखिए। रजनीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रजनीश, ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, कृषि कानूनों से कंपेयर कर रहे हैं ये जो कानून है वक्फ संशोधन को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि आज सुनवाई होनी है, याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है, उम्मीद क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की केसेस पहले भी हुए हैं जब कानून को चुनौती दी गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बंदा कई तरह के लगाए गए हैं याचिका। एक तो विरोध में याचिका है, 7 राज्य जो हैं वो इसके पक्ष में उन्होंने याचिकाएं लगाई हैं। 2 याचिका ऐसी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1995 का जो वक्फ कानून है इसको ही रद्द कर देना चाहिए, और इसमें जो हिंदू यानी गैर मुस्लिम जो हैं उन लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, उनकी संपत्ति को इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी है, और कहा जा रहा है कि याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी पूरे मसले पर, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस मौजूद होंगे, 3 सदस्यीय पीठ होगी जिसमें पीके संजय कुमार होंगे और साथ में के विश्वनाथन होंगे। तो ये तमाम जो जजेज होंगे ये वहाँ पर मौजूद होंगे, उनके सामने पूरी सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की बार बार दलील, और पिछले 3-4 दिन से मैं लगातार इस खबर पे बना हुआ था, तो मैं ये देख रहा था वंदना कि जहां मैं जाता था वहां पर सबकी अपनी अपनी दलील होती थी। जमायत हिंद में मैं गया था, वहां भी बात हुई, और अलग अलग संस्थाओं वालों से बात हुई जिन लोगों ने इंडिविजुअल ये किया। उनका ये कहना है कि इसमें चेंजेस होना चाहिए, लेकिन जो सरकार की दलील है, जो सरकार का तर्क है कि इससे क्या परेशानी है, उस पर वो साफ नहीं कहते। वो आप नजर रखिएगा। रजनीश, आप रहिएगा हमारे साथ, और से जवाद साहब आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए।